नमस्कार दोस्तों, क्लोकमी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं 68 की नगरपालिका संपत्ति की बात कर रहे थे। मैं हूं RN शर्मा और 68 कै 68 सेक्शन धारा 68 कै, या फिर आप इंग्लिश में देखना चाहो तो आप इसको सेक्शन 68 ए, ठीक है। इसमें क्या है, भूमि का नगर पालिका में निहित होना, भूमि का नगर पालिका में निहित होना, ठीक है दोस्तों। तथा उसका व्ययन, ये व्ययन का आप मीनिंग याद कर लो। व्ययन क्या होता है? निहित होने का मतलब, इसको इंग्लिश में भी देखते हैं, वेस्ट इन म्यूनिसिपैलिटी, और उसका एंड इट्स डिस्पोजल, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें देखनी होगी, वो है नजुल भूमि। नजुल भूमि क्या होती है? नजुल लैंड। जब अंग्रेज थे तो वो क्या करते थे, किसी भी रियासत को अपने में शामिल कर लेते थे। या तो वो रियासत उसको टैक्स देती थी, और जो रियासत उनको अपोज करती थी, अपने राजस्थान में तो ऐसा बहुत होता था, वो स्वाभिमान के लिए लड़ते थे, नहीं मानते थे तो फिर लड़ाई होती थी, और लड़ाई होने के बाद में अंग्रेज क्या करते थे, उस भूमि को कैप्चर कर लेते थे। और वो जो कैप्चर करी हुई भूमि है अंग्रेजों द्वारा, वो किसी की भूमि हुआ करती थी। उसके बाद में अंग्रेज चले गए छोड़ के, अब वो भूमि उनको वापस दे दी गई। पहले जिनके पास पट्टे थे उनको वापस दे दी गई, कुछ लोग छोड़कर गांव के गांव छोड़कर चले गए। ऐसी स्थिति में उस भूमि के अब कोई मालिक नहीं बचे हुए, तो उस भूमि को नजुल भूमि बोलते हैं। समझ रहे हो? जिस पर केवल सरकार का हक हो, या फिर अपन ऐसे लिखें, क्योंकि सरकार का हक नहीं होगा, क्योंकि उस पर किसी का हक ही नहीं होता है, और वो सरकार की भूमि होती है। जिस पर किसी का हक नहीं हो, तो वह स्वतः ही सरकार की होगी। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। स्कूल बनी हुई है, हमारे गांव में स्कूल बनी हुई है, और वो नगरपालिका का ही पार्ट है। उस स्कूल के पीछे की तरफ पहाड़ी है। अब स्कूल के लिए जमीन अलॉट कर दी गई, वो सरकारी भूमि हो गई। उस पहाड़ी की जमीन होगी, लगभग 50 बीघा से ज्यादा जमीन होगी। और वो 50 बीघा के पीछे वाली जो जमीन है, उस पहाड़ी के दोनों तरफ जमीन है, ऐसा नहीं कि पहाड़ी से टच करके ही है, क्योंकि वो पहाड़ी का स्लोप इसी तरह से बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। तो वो साइड में इतनी जमीन थी कि पहले लोग वहां पर कुछ अपना जैसे जो चारा वगैरह रहता है उसको इकट्ठा कर देते थे, कोई घास वगैरह को इकट्ठा कर देते थे, या फिर पशुओं को चराया करते थे। वो किसी के नाम ऑन रिकॉर्ड वो जमीन है नहीं, और उसको किसी को यूज करने की परवाह भी नहीं पड़ी। लेकिन अब थोड़ा समय बदल गया, अब उस भूमि को यूज करने का हक नगर पालिका ने ले लिया है।
तो वो भूमि एक्चुअली किसी की थी नहीं, इसमें अंग्रेजों वाली स्थिति भी नहीं है, समझ रहे हो आप, जिस पर किसी का हक है ही नहीं, लेकिन अब कोई व्यक्तिगत आदमी उस पर हक जता नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? जैसे इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, ये स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है और स्कूल के पीछे पहाड़ी है। अब ये पूरी जमीन है, यहां पर यहां भी जमीन है और यहां भी जमीन है, ये भी जमीन है, जिस पर किसी का हक नहीं है। बात ये है, ये क्या है, स्कूल। स्कूल तो साइड में, गांव के साइड में बना दी गई। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भूमि क्या है, नजुल भूमि है। तो यहां पर आपका प्रश्न बनेगा सेक्शन 68 कै में क्या निहित है। तो इसका जो डिस्पोजल है ना, व्ययन की मीनिंग याद कर लो, आपसे एग्जाम में व्ययन पूछेगा तो आपको डिस्पोजल का मीनिंग करना है, ठीक है। भूमि का नगर पालिका में निहित होना और उसका व्ययन, वेस्ट इन म्यूनिसिपलिटी एंड इट्स डिस्पोजल, और उसका डिस्पोजल के बारे में इसका ऑप्शन आपको आएगा, तो याद रखना है। नजुल भूमि की अगर डेफिनेशन पूछे, डेफिनेशन भी पूछ सकता है क्योंकि ये इस एक्ट में कई बार यूज होगी नजुल भूमि के बारे में, या फिर नजुल भूमि से संबंधित कोई कथन कारण आ जाएगा, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि नजुल भूमि क्या है दोस्तों। तो इसके ऑप्शन देखकर आप इसको टिक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें 4 उपधाराएं हैं, है ना। सबसे पहली उपधारा क्या है अपन देखते हैं। पहली उपधारा में लिखा हुआ है कि नगर पालिका का अब पहली धारा में लिखा हुआ है भूमि नहीं, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, ठीक है। इसका नाम है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। भू राजस्व के लिए एक अधिनियम 1956 में राजस्थान में बनाया गया था, इसलिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 है। इसकी धारा 103, इस 103 में भूमि को परिभाषित किया गया है। अब आप लोगों को भूमि को परिभाषित करने के लिए इस एक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। भूमि आप समझते हैं वही भूमि है। कोई जमीन का कोई टुकड़ा है, किसी पर्पज के लिए काम आ रहा है, खाली पड़ा है, ढलान है, उसमें कुछ है, तो इस तरह का वो क्या कहलाता है, भूमि कहता है। धरातल का सरफेस लेवल पे है, इस तरह की ऊपर है, तो वो क्या कहलाता है, भूमि। जो आप समझते हैं वही है। इसको परिभाषा इस एक्ट के थ्रू पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन इसका उल्लेख देखते हैं, है ना। तो इसमें 103 को परिभाषित 103 धारा 103 में भूमि को परिभाषित किया गया है ना। भूमि की परिभाषा आपने देख ही ली, ठीक है। तो जो ये भूमि है, इसमें स्थानीय प्राधिकारी के यूज के लिए प्राधिकारी के व्ययन के लिए रखी गई नजुल भूमि, नजुल भूमि को छोड़कर समस्त भूमि नगर पालिका में निहित होगी।
अब निहित होगी। ठीक है, अगर नगर पालिका बनी है, नगर पालिका का गठन धारा 5 है, याद रहोगा आपको, उसमें बताया गया है कि नगर पालिका के बनते ही उसकी सारी संपत्ति नगर पालिका की संपत्ति हो जाती है। तो वो प्रोविजंस हैं दोस्तों, इसमें इस चीज को भी अपन नोट कर लेते हैं। धारा 5 नगर पालिका का गठन होने पर समस्त भूमि, समस्त संपत्ति समस्त संपत्ति नगर पालिका की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए याद रखने की चीज है। अब मैंने आपको इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। ये मैंने बताया कि स्कूल बना हुआ है, यहां पर पहाड़ी की तलहटी पे स्कूल बना हुआ है, इसका यहां पर ग्राउंड भी है। ठीक है, अब ये जो मैंने नजुल भूमि बताई थी, इस नजुल भूमि में स्कूल के प्रिंसिपल महोदय रिक्वेस्ट डाल के और प्रशासन से अनुमति लेकर यहां पर क्या बनवा देते हैं, कबड्डी का मैदान बनवा देते हैं, छोटा सा बच्चों के खेलने के लिए। अब वो कबड्डी का मैदान है, वो प्रशासन की अनुमति के अनुसार, मतलब नियम कानून के अनुसार बनाया गया है। उसका डिस्पोजल का अधिकार किसको है, स्कूल के स्थानीय प्राधिकारी को है, प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल को है। तो इस भूमि को छोड़कर बाकी सारी भूमि है ना, वो उसका उपयोग कौन करेगा, नगर पालिका करेगी। यहां पर यही कहा गया है, स्थानीय प्राधिकारी व्ययन के लिए रखी गई भूमि को छोड़कर, व्ययन के लिए रखी गई, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन के लिए, स्कूल की भूमि के पीछे, स्कूल की बिल्डिंग के पीछे जो नजुल भूमि थी वो व्ययन के लिए रखी गई, उसको छोड़कर समस्त भूमि नगर पालिका में जिस तरह की कोई संपत्ति है, कोई भूमि है, कोई पहाड़ी के, तलहटी के, कोई सार्वजनिक संपत्ति जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, वो सारी भूमि किसकी होगी, नगर पालिका की होगी। ठीक है, अब इस भूमि का नगर पालिका क्या करेगी, तो यह भूमि राज्य सरकार के लिए, राज्य सरकार कहे कि भाई मेरे लिए यहां पर क्या क्रिकेट स्टेडियम बना दो, यहां पर ये बढ़िया लोकेशन है, एयरपोर्ट भी पास में है। इसका एक उदाहरण है, जयपुर के पास में चूंप है, वहां पर मान लो नगर पालिका है ना, तो वो या नगर निगम का पार्ट, जयपुर नगर निगम का पार्ट है, तो वो एयरपोर्ट के पास में पड़ रहा है, तो नगर निगम से राज्य सरकार कह दे कि अपन एक काम करते हैं, बढ़िया सा स्टेडियम बनाते हैं बड़ा सारा। उस भूमि को यूज कौन कर रहा है, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार के लिए एवं उसके निमित्त या उसके लिए, उसके निमित्त भूमि, निमित्त किसी कारण के लिए। ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरी चीज क्या है इसमें, नगर पालिका अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिनियम व नियमों के प्रयोजनों के लिए, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि नगर पालिका का अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम क्या क्या कहता है कि वो रोड लाइट लगाएगा, उसका विकास करेगा, वहां पर गार्डन बनाएगा, इस तरह से विकास कार्य करेगा। तो इनके नियमों के लिए, प्रयोजनों के लिए उसका कार्य किया जाएगा। ठीक है, फिर एक और इसमें तथ्य इंपॉर्टेंट क्या है, सभी नियम व कानूनों का पालन करते हुए, ठीक है दोस्तों, सभी नियमों व कानूनों का पालन करते हुए, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया।
नगर पालिका व्ययन कर सकेगी। ठीक है, व्ययन कर सकेगी, उसका डिस्पोजल कर सकेगी उस भूमि का। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, अपवाद। इसमें दो अपवाद हैं। पहला अपवाद जो है, नगर पालिका उस भूमि को खाली भी बिना विकास कार्य करे खाली भी छोड़ सकती है। जो नजुल भूमि आपके यहां है, ये भूमि पड़ी हुई है, कोई काम नहीं आ रही है, नगर पालिका इसको पड़ी भी रख सकती है, अपने आगे फ्यूचर के लिए काम लेने के लिए रख भी सकती है। ठीक है, बिना विकास करे भूमि को रख सकती है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है। इसमें दूसरी चीज और आपको याद रखनी है, वो दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है दोस्तों, नगर पालिका विकास या निर्माण करके, विकास या निर्माण करके भूमि को किसी व्यक्ति को दे सकती है, व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए। ठीक है, अब मतलब अपवाद क्या है? नगरपालिका चाहे तो उस जमीन को पड़ती भी रख सकती है, उसमें सारा कुछ विकास तामझाम लगाकर किसी व्यक्ति विशेष को दे सकती है। ये इस तरह के अधिकार आपको अधिशासी अधिकारी बनने पे मिलेंगे, बहुत अच्छी चीज है ये, है ना। उस जमीन को किसी व्यक्ति को दे सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य मोटो अच्छा होना चाहिए। अच्छा मोटो होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए दे सकती है। जैसे मान लो कि जमीन पड़ी थी खाली, उसको डेवलप किया, उसको गार्डन बनाया, और अब गार्डन बनाने के बाद में नगरपालिका को लगा कि इस क्षेत्र में जो बुजुर्ग हैं उनके योगा के लिए या फिर युवाओं के लिए एक ट्रैक की व्यवस्था हो, इस तरह का प्रयोजन करने के लिए, और कोई व्यक्ति विशेष है उसको ये चार्ज दे दे कि आप इन सब लोगों के भले के लिए ये कार्य करो और इसका सारा उपयोग आप अपने हिसाब से करो। या फिर कोई गरीब हैं उनको खाना खिलाने के लिए किसी भवन को दे दिया कि आप इस भवन में किसी गरीब को, ये जितने भी गरीब हैं इस नगरपालिका क्षेत्र के, इनको खाना खिलवा सकते हैं। तो इस तरह का कार्य करने का नगरपालिका अधिकार दे सकती है। ठीक है, अब इस उपधारा में एक में क्या प्रश्न बन सकता है यहां पर कि आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की किस धारा में भूमि को परिभाषित किया गया है? परिभाषा आपको भूमि की हो जाएगी, अगर प्रश्न पूछेगा तो भी आप कर देंगे। 103 आएगा, ऑप्शन और कोई भी आ जाएगा तो 103 में आपको करना है। ठीक है, अब इसमें निम्न में से कौन सा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की भूमि को परिभाषित किया गया है? उसके तहत नेक्स्ट प्रश्न बनेगा आपका कि नगर पालिका में कौन सी संपत्ति या कौन सी भूमि शामिल नहीं होगी। तो आपको उसमें ऑप्शन में यह भी दिया होगा कि स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन के लिए रखी गई भूमि को छोड़कर, किसी व्यक्ति के व्ययन के लिए भूमि को छोड़कर, या फिर किसी अस्पताल को भूमि को छोड़कर। इस तरह से ऑप्शन देकर आपको ये प्रश्न भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आपका यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार के लिए उपयोग के लिए रख सकती है नगरपालिका, या फिर खुद के उपयोग के लिए रख सकती है, या फिर अधिनियम के उपयोग के लिए रख सकती है, या किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी रख सकती है। तो इस तरह के चार ऑप्शन आ जाएंगे तो व्यक्तिगत का होगा नहीं, ये राजस्थान सरकार वाला होगा एक, और दूसरे
इस तरह से कथन कारण हो जाएंगे। ठीक है, नगरपालिका अधिनियम व नियमों के प्रयोजन के लिए इस तरह का आपको प्रश्न मिल जाएगा। सभी नियम कानूनों का पालन करते हुए उसको करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अगर अपवाद पूछे तो क्या कथन आपको दे दिया जाए कि बिना विकास करे भूमि को पड़ती रख सकता है क्या नगरपालिका। दूसरा कथन दे दे कि नगरपालिका विकास और निर्माण करके भूमि को किसी व्यक्ति को सौंप सकती है क्या। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, और ऑप्शन उसके आपको दे दे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों, केवल एक, तो आपको उसका आंसर करना है। तो दोस्तों इसमें जो पार्ट 2 है आपका उपधारा 2, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं। उपधारा 2 में प्रोविजंस हैं आपके कि नगरपालिका अपने नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अलावा किसी भी भूमि का विकास नहीं करेगी। मतलब ऐसी किसी भी भूमि को विकसित नहीं करेगी जो उसके नियंत्रण में नहीं है या पर्यवेक्षण में नहीं है। मान लो कुछ डाउट वाली भूमि है जिस पर विवाद चल रहा है न्यायालय में, तो उस भूमि को भी नगरपालिका डेवलप नहीं करेगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उपधारा 3 है। इस उपधारा 3 में बताया गया है कि नगरपालिका राज्य सरकार किसी भूमि को अगर उचित लगे तो खुद उपयोग कर सकती है। ठीक है, दूसरा विकास प्राधिकरण को दे सकती है। मैंने आपको चूप का जो स्टेडियम बन रहा है उसका उदाहरण बताया था कि राज्य सरकार चाहे तो उसको नगर निगम को दे सकती है, नगर निगम से लेकर जेडीओ को दे सकती है, विकास प्राधिकरण को दे सकती है। या फिर मान लो स्टेडियम का कोई ट्रस्ट है, डेवलपमेंट का कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट को भी दे सकती है। उसको बोलेंगे नगर सुधार न्यास। आज तक आप इंग्लिश के मीनिंग्स याद करते आए हो, लेकिन अब हिंदी के भी मीनिंग्स याद करो आप। इसका है अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। ठीक है, इनको किसी को भी दे सकती है, लेकिन कैसे दे सकती है? राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा। समझ रहे हैं आप? राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसको दे सकता है? राज्य सरकार अपने पास खुद के पास रख सकता है, किसी विकास प्राधिकरण को दे सकता है। ठीक है, अधिसूचना द्वारा दे सकता है, दे सकती है। कौन? राज्य सरकार। ठीक है, अब इसमें सभी नियम व कानून लागू होंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी उपधारा 3। अब दोस्तों 4 देखेंगे। नगर पालिका या राज्य सरकार।
इन दोनों के द्वारा अर्जित किसी भूमि को, इन दोनों के द्वारा अर्जित किसी भूमि को भूमि का उपयोग उसी तरह हो सकेगा जैसा निहित भूमि पर होगा। इसका मतलब समझ रहे आप? इसका मतलब दोस्तों सीधा सीधा ये है कि नगर पालिका के पास धारा 5 में गठन हो गया, गठन होते ही उसकी पूरी टेरिटरी की पूरी भूमि उसकी हो गई। उस भूमि का उपयोग वो अपने हिसाब से कर सकता है, डेवलप कर सकता है, किसी को दे सकता है, किसी को गार्डन बना सकता है, कहीं रोड लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसी तरह अगर उसको कहीं से भूमि अर्जित होती है, या तो अर्जित कैसे होगी, या तो वो पैसा देकर भूमि खरीदे, नगर पालिका पैसा देकर अपना स्टेडियम बनाए, ठीक है, जैसे जयपुर नगर निगम अपना स्टेडियम बना दे, अपने नगर निगम के लोगों के लिए कोई छोटा स्टेडियम बना दे, या फिर कोई बड़ा उद्योगपति है वो नगर निगम को दान में दे दे वो संपत्ति, या किसी और तरीके से अर्जित हो जाए, मतलब वो उसके बाद प्रॉपर्टी केवल नगर पालिका की होगी, तो वो उसी तरह उस भूमि का उपयोग होगा जिस तरह से पुरानी भूमि का जो निहित भूमि है उसका उपयोग हो रहा था। ठीक है, अब उपधारा 2 में क्या प्रश्न बन सकता है आपके पास? इसमें प्रश्न आपके पास बन सकता है कि किस तरह की भूमि का विकास, निम्न में से किस तरह की भूमि का विकास नगर पालिका नहीं कर सकती, जो उसके नियंत्रण में है लेकिन पर्यवेक्षण में नहीं है, जो उसके नियंत्रण में नहीं है और पर्यवेक्षण में है, जो जिस पर नगर पालिका ने लाइट लगाई हो, रोशनी लगाई हो, जिस पर नगर पालिका ने कुछ पैसा खर्च किया हो, लोगों के भले के लिए कुछ टेंट लगाए हो, इस तरह से आपको ऑप्शन देकर आपसे पूछा जा सकता है। राज्य सरकार किसी भी भूमि का खुद उपयोग कर सकता है, 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं। 3 ऑप्शन हो गए, राज्य सरकार किसी भूमि का खुद उपयोग कर सकती है, विकास प्राधिकरण का उपयोग विकास प्राधिकरण को दे सकती है, या नगर सुधार न्यास को दे सकती है, या फिर किसी व्यक्ति को पैसा लेने पर बेच सकती है। तो इस तरह से कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको ये तीनों करने हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर प्रोविजंस आपको पूछा जाए कि राज्य सरकार किस तरह किसी विकास प्राधिकरण को नगर पालिका की भूमि दे सकती है। ऑप्शन में आपको दे दिया जाए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, पब्लिक नोटिस द्वारा, अखबार में प्रतिवेदन छपवाकर, इस तरह से आपको 4-5 ऑप्शन देकर करना है। तो आपको उत्तर क्या करना है? राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा। ठीक है, नगर पालिका और राज्य सरकार अर्जित भूमि का किस तरह से उपयोग कर सकेंगे? तो किस तरह से उपयोग कर सकेंगे? तो इसमें आ जाएगा जैसा उसकी भूमि में निहित भूमि है उसी की तरह उसका उपयोग कर सकेंगे। दोस्तों इसके बाद धारा 69 देखेंगे अपन। सेक्शन 69 क्या है? धारा 69 की बात करें तो ये है आपका सेक्शन 69, और इसमें क्या है? करार, उसके बाद अनुदान, पट्टा पर या फिर विनिमय पर संपत्ति अर्जित करना। इसमें क्या है? एक्विजिशन
एक्विजिशन मतलब अर्जित करना होता है ना। एक्विजिशन किस पर? एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट का मतलब होता है करार, ठीक है। अनुदान का मतलब क्या होगा? ग्रांट, इंग्लिश। और पट्टा का मतलब क्या होगा? लीज, किराए पर, भाड़े पर, पट्टे पे। और विनिमय का मतलब एक्सचेंज। इसका मतलब ये है संपत्ति अर्जित करना। इसका मतलब ये है कि करार पर, अनुदान पर, करार पर कोई एग्रीमेंट करके संपत्ति नगरपालिका ले लेती है उसको। अनुदान ग्रांट के आधार पर, राज्य सरकार ग्रांट दे दे, केंद्र सरकार ग्रांट दे दे, उस तरह से। या फिर लीज पे ले ले, किसी से किराए पे ले ले, 1 साल के लिए कोई भवन ले ले किराए पे। या विनिमय पे, किसी को एक बिल्डिंग दे दे, दूसरी बिल्डिंग ले ले। किसी को एक मशीन दे दे, दूसरी मशीन किराए पे ले ले। तो किराए पे नहीं, विनिमय से ले ले। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? क्या बोलेंगे इसको? अर्जित करने के ये पैटर्न है, ठीक है। अब क्या करेगी? उपधारा 1 देखेंगे। नगर पालिका के अनुमोदन से, नगर पालिका व राज्य सरकार, इन दोनों के अनुमोदन से, ठीक है दोस्तों, इन दोनों के अनुमोदन से नगर पालिका व राज्य सरकार के अनुमोदन से क्या होगा? नगर पालिका व राज्य सरकार के अनुमोदन से नगर पालिका के नियम व शर्तों के अनुसार, नियम व शर्तों के अनुसार नियम व शर्तों के अनुसार क्या होगा? संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है। संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है। संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है। इसमें क्या होगा दोस्तों? पहली चीज, करार द्वारा, मतलब एग्रीमेंट द्वारा। स्थावर संपत्ति, स्थावर संपत्ति अर्जित की जा सकती है। स्थावर संपत्ति का मतलब कोई स्थायी संपत्ति ले ली, जैसे कोई जमीन खरीद ली, ठीक है। या स्थावर संपत्ति को प्रभावित करने वाला सुखाधिकार। सुखाधिकार, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? स्थावर संपत्ति को अर्जित करने वाला सुखाधिकार, प्रभावित करने वाला सुखाधिकार अर्जित करना। जैसे मान लो कोई भूमि है, अब वो भूमि तो ले ली, अब उसका सुखाधिकार कैसे होगा उसको प्रभावित करने वाला? कि उस भूमि का समतलीकरण कर दिया गया। वो उबड़ खाबड़ भूमि है, उसमें पहाड़ टाइप का है या कहीं गड्ढा टाइप का है, तो उसको समतलीकरण कर दिया, तो ये एक सुखाधिकार हो गया उस संपत्ति का, स्थावर संपत्ति का, ठीक है। विनिमय द्वारा संपत्ति अर्जित करना, जैसे एक अपना बड़ा ट्रक सामान को इधर से उधर ले जाने वाला देने के बजाय एवज में 4 ट्रैक्टर ले लिए किसी ठेकेदार से, उसको बड़ा ट्रक दे दिया और 4 ट्रैक्टर ले लिए। नगरपालिका को ट्रैक्टर की जरूरत थी, ठीक है, तो इस तरह से संपत्ति अर्जित कर ली। या फिर पट्टा द्वारा, किराए पर अर्जित करना, ठीक है। तो ये आपके प्रकार हो जाएंगे। अब जैसे इसमें प्रश्न बन सकता है, पहला आपको सबको पता है कि धारा 69 के हिसाब से
कौन सी होगी, और अन्य धाराएं दी जा सकती हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए एग्रीमेंट और लीज में क्या फ़र्क है, करार और पट्टे में क्या फ़र्क है। ये किराए पे लिया जाता है, वो एग्रीमेंट होता है, 1 साल के लिए एग्रीमेंट हो गया, 2 साल के लिए एग्रीमेंट हो गया। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। पट्टे को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन एग्रीमेंट और लीज दोनों अलग अलग है। नगर पालिका व राज्य सरकार, एक तो ये भी चीज़ होता है कि एग्रीमेंट में पैसा देकर जैसा किराए पे होता है, उसी तरह एग्रीमेंट में कुछ कार्य किया जा सकता है कि किराया ना देके उसके एवज में कुछ और भी दे सकते हैं, इसमें किराया देना ही पड़ेगा। ठीक है। नगर पालिका व राज्य सरकार अनुमोदन से नियम व शर्तों के अनुसार संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, संपत्ति अर्जित करने के लिए कहीं से कोई बाहर से संपत्ति लेना है या कुछ करना है तो उसके लिए या तो नगर पालिका का अनुमोदन होना चाहिए या राज्य सरकार का अनुमोदन होना चाहिए। और दूसरी चीज है करार द्वारा। इसमें करार द्वारा कैसे होगा, तो इसमें आपको कथन पूछा जा सकता है कि करार द्वारा स्थावर संपत्ति एक्वायर की जा सकती है। उसको प्रभावित करने वाला कोई सुखाधिकार प्राप्त किया जा सकता है, सुखाधिकार का उदाहरण आपको दिया जा सकता है, तो आपको समझना है उसको। विनिमय द्वारा संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है, तो ये 69 में कौन कौन से कथन हैं तो आपको करने हैं। पट्टा द्वारा किराए पर अर्जित किया जा सकता है, तो ये भी आपको करना है। नगर पालिका का इसकी उपधारा 2 और है दोस्तों। इसमें क्या है, कोई दानदाता है और इस दानदाता की क्या खासियत है, दानदाता 2 तरह से हो सकता है। एक तो उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो चाहता है कि उसके नगर का विकास हो। दूसरी चीज़ ये है कि अब उसकी स्थिति ऐसी नहीं रही कि वो उस प्रॉपर्टी को संभाल सके, उसको यूज कर सके, तो वो क्या चाहता है कि वो उसको समर्पण करना चाहता है उसका। ठीक है। दान या समर्पण, बुजुर्ग हो गया, अब बुजुर्ग हो गया तो वो क्या करेगा, उस संपत्ति का वो समर्पित कर देगा, है ना। और वो संपत्ति स्थायी हो या आय हो। स्थायी संपत्ति का मतलब उसकी कोई मकान हो, कोई जमीन हो, या फिर कुछ उसके पास इकट्ठा रोकड़ हो, 20 लाख 50 लाख उसके अकाउंट में हो, उसको नगर पालिका अर्जित कर सकेगा। अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए अर्जित कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है। उपधारा 3 की बात करें, ट्रस्ट, न्यास, न्यास आएगा। ये आपके एग्जाम में भी आपको न्यास देखने को मिलेगा, तो आप घबराएं नहीं। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब ये होता है किसी के वेलफेयर के लिए जब प्रॉपर्टी इकट्ठी होती है तो ट्रस्ट बनाकर काम करता है। कोई मंदिर का हो जाता है, कहीं भी हो जाता है, तो दशहरा मेला कमेटी का भी हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं। ठीक है। ट्रस्ट, तो इस ट्रस्ट से लाभ ले सकता है, ले सकती है नगर पालिका। ठीक है। और यह विधिपूर्ण होगा, मतलब कानून के अनुसार होगा, यह विधिपूर्ण होगा, विधि मान्य होगा। ठीक है। अब इसके भी प्रोविजंस हैं। ये ट्रस्ट 2 तरह के ट्रस्ट होने चाहिए, मूर्त व धार्मिक। न्यास अधिनियम 1920, इस एक्ट का नाम है, पूर्त का मतलब चैरिटेबल। अब आपको ये इंग्लिश, इसकी हिंदी याद रखनी है। चैरिटेबल
एंड रिलीजियस, क्या है, रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट, ट्रस्ट एक्ट 1920, ट्रस्ट एक्ट 1920। इसके तहत रजिस्टर कोई ट्रस्ट है उसका फायदा ले सकता है। दूसरा है भारतीय न्यास अधिनियम 1882, इसके तहत रजिस्टर कोई ट्रस्ट है। इसमें आएगा दोस्तों इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ठीक है। इन दोनों के तहत कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उनका लाभ नगर पालिका ले सकता है। ट्रस्ट का लाभ तो कोई भी ले सकता है, ट्रस्ट का काम ही होता है कि वो लाभ के लिए बनाया जाए, ठीक है। तो इसमें प्रश्न आपका बनने का यही है कि दो वाला पार्ट है इसमें, तो ये रहेगा कि दानदाता किस तरह से, या तो दान वो अपनी संपत्ति देना चाहता है या फिर समर्पित करना चाहता है, संपत्ति संभाल ही नहीं पा रहा है, स्थायी संपत्ति हो या फिर उसकी आय हो, किसी तरह का बल्क में पैसा हो, 20 लाख 30 लाख उसके अकाउंट में हो, नगर पालिका अपने लाभ के लिए अर्जित कर सकेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि कौन से एक्ट के तहत आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड है तो नगर पालिका उससे लाभ ले सकती है। तो आपको इसमें कोई ऑप्शन दे दे और इनमें से कोई किसी एक का नाम दे दे तो आपको वो प्रश्न बन जाएगा इस तरह से। फिर इसमें यही प्रश्न है या फिर कथन बना दे दो तरह के, कि दो तरह के ये कथन है, आप उसमें से करिए। तो इस तरह से आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है, इसको रिवाइज करके दे सकते हैं और इसका टू द पॉइंट में आप समरीज देखिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।